गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र 2022 की सीरीज, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय शासन प्रणाली या जितने भी प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं एक पॉलिटी के अंतर्गत, उन सभी शासन प्रणालियों को समझेंगे और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है उससे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाले बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस प्री 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर अभी तक आपने और भी वीडियोस नहीं देखी हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए। वहाँ पे आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी की मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, जिस पे लगातार डेली जो है कि क्लासेस चलाई जा रही हैं और आप लोग उन क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम है। जैसे राजतंत्र यह शासन का सबसे प्राचीनतम रूप है। यानी राजतंत्र का मतलब हो गया जब राजा का शासन हुआ करता था। और सबसे पहले हम राजाओं के शासन के बारे में ही जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी इतिहास को उठा के देखिए, वहाँ राजाओं का शासन ही मिलेगा। चाहे वो हमारे भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास हो, या फिर आपका मिस्र का, या यूनाइटेड किंगडम का, या आप अमेरिका का, या आप रसिया के जार शासक, कहीं का भी आप देखेंगे तो आपको राजतंत्र ही शासन प्रणाली मिलेगी, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति यानी एक राजा में समाहित होती है और वो राजमुकुट धारण करता है, यानी एक निशानी। जैसे आपने बाहुबली मूवी को भी देखा था, तो उसमें भी क्या था, बाहुबली फर्स्ट और सेकंड में, उसमें भी राजमुकुट ही सबसे इंपॉर्टेंट था। और आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आनुवंशिक उत्तराधिकार का मतलब यही होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दूसरी शासन व्यवस्था होती है कुलीन तंत्र, जिसको हम अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं इंग्लिश में। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। थोड़े से लोगों का मतलब कुछ लोग अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, जो उन लोगों में, या यूँ कहें कि जो थोड़े से लोग बुद्धिमत्ता वाले होते हैं, या यूँ कहें कि विद्वान होते हैं, तो उनके पास शासन करने की व्यवस्था होती है। वहीं तानाशाही, जिसे हम डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र भी कहते हैं, यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर एक ही व्यक्ति तो जो है कि राजतंत्र में भी था, तानाशाही में भी है। लेकिन राजतंत्र में दोस्तों वो जनता के ऊपर शासन जो है कि उनकी सहमति से करता है, उनके लिए भलाई के कार्य करता है, उनके समाज के जो है कि हितों के लिए कार्य करता है। जबकि तानाशाही में एक व्यक्ति, चाहे वो हिटलर और मुसोलिनी जैसे आप शासन को देख सकते हैं, कि वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से जनता से कोई रूबरू नहीं होते हैं, कोई उत्तराधिकार मतलब उत्तरदायी नहीं होता है, अपनी मनमर्जी करते हैं और अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लगातार बलिदान की अपेक्षा करते हैं। तो ये शासन होता है। वहीं प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है जो है कि प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी, जो हमारे भारत में इस समय प्रचलित है। देखते हैं प्रजातंत्र में जहां जनता में शासन निहित होता है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। इसीलिए हमारी भारतीय संविधान की पहली लाइन जो लिखी है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब हो गया कि जो भारत के लोग हैं उनसे राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता प्राप्त होती है, संविधान को शक्ति प्राप्त होती है, न कि अपने आप राजा से। तो ये जो है कि भारत में प्रजातंत्र देखा जाता है कि जनता को शक्तिशाली बनाया गया है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई स्वरूप होते हैं, जैसे एक होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक शासन। वहीं इन शासन प्रणालियों को व्यवहारिक रूप में संसदीय शासन व्यवस्था, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या राजा का समीकरण होता है। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जैसा कि अमेरिका, जिसमें प्रेसिडेंट का ही सारा का सारा शासन होता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अगर आपसे पूछता है कि एक राज्य का अगर निर्माण करना हो तो कितने तत्व चाहिए, तो पहली चीज़, उस राज्य के पास संप्रभुता होनी चाहिए, शक्ति, उस राज्य में निवास करने वाली कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, और उस राज्य के पास कुछ भूभाग होना चाहिए जिस पर जनसंख्या निवास करे, और उस राज्य के पास सरकार या सत्ता होनी चाहिए जो अपनी नीतियों का पालन करे। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, इसके बिना कोई राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं होता है। अगर संप्रभुता का मतलब हो गया कि अपने नियम का पालन कराने के लिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, अपनी नीतियों का बनाने में स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी विदेशी या किसी आंतरिक शक्तियों के दबाव में ना काम करे। जैसे भारत 1947 से पहले अगर हम देखें, ब्रिटिश भारत के दौरान, तो भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत के जितने भी नीति निर्णय थे, विदेशों से संबंध थे या आंतरिक मामले थे, उस पर अधिकार ब्रिटेन राजा का था, यानी महारानी का शासन हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था।
लेकिन उससे पहले आप मिडवल पीरियड में देखेंगे, एंशिएंट पीरियड में देखेंगे या वर्तमान 1947 के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में संप्रभुता है। भारत अपनी नीतियों का पालन आंतरिक या बाह्य रूप में जो है कि स्वतंत्र रूप से करता है, किसी भी दबाव में आकर नहीं करता। तो इसी को हम कहते हैं संप्रभुता। यहाँ लिखा है कि 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश संप्रभु नहीं था। उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। मतलब संसदीय व्यवस्था मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हम लोग लोकसभा में जो सांसदों का चुनाव करते हैं उनका जो है कि निर्वाचन कैसे होता है, हमारे मतदान के द्वारा होता है, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। और इसी शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं, जो एक मंत्री के रूप में वहाँ पे कार्य करते हैं। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि कोई भी जो संसद है वो क्या करेगी, किसी भी प्रकार के जो नियम बनाएगी उसकी वो सर्वोच्च संस्था कहलाएगी। और कार्यपालिका अर्थात जिसमें सरकार होती है अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अगर वो कोई भी काम कर रही है सही या गलत तो संसद में विपक्षी दल, सरकार के लोग और बिना मतलब सरकार के जो सरकार से बाहर होते हैं गैर सरकारी लोग, ये लोग प्रश्न पूछते हैं सरकार से कि साहब आपने ये काम कैसे किया, आपने ये काम क्यों गलत किया, आपने ये काम अच्छा किया। लोक नीति को जो है कि पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी कि बहुमत तक रहता है। जब तक कार्यपालिका को विधायिका में यानी संसद में अगर विश्वास मत प्राप्त है तो जो है कि वो सत्ता में बनी रहेगी। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। और ये अनुसूची कौन सी है, 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात हम करते हैं। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक और भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक आगे देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था शुद्ध रूप में जो है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, जबकि हमारे यहाँ देखोगे तो राष्ट्रपति जो है कि विधायिका को भंग कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। व्यवस्थापिका की भूमिका कैसी होती है, नाम मात्र की। जबकि भारत में जो मंत्री चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर दिए जाते हैं, यानी कि कार्यपालिका का उसमें रोल होता है, तब राष्ट्रपति जो है कि करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया यह बताता है कि भारत में सत्ता का केवल एकमात्र स्रोत कौन है, जनता, और कोई भी जनता के सिवा और कोई स्रोत नहीं है। ओके। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्टता विभाजन किया गया, संघ सूची राज्य सूची के रूप में। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो संसदीय व्यवस्था थी वो ब्रिटेन में जो है कि अपनाई गई थी, और वहाँ से विभिन्न देशों ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया था, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, जबकि भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका में सबसे पहले लिखा गया संविधान था। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं संघात्मक के साथ साथ। जैसे एकात्मक का मतलब होता है जहाँ पे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, जैसे राज्यपाल का पद हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ये सारे जो लक्षण हैं वो दिखाते हैं कि भारत में एकात्मक शासन है, अर्थात केंद्र यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय यह है, गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा देश जिसका सर्वोच्च व्यक्ति या सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे डायरेक्ट हो। तो भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति क्या होगा, आसीन होगा। केवल निर्वाचित व्यक्ति, राजा की तरह नियुक्त मतलब आपका वंशानुगत नहीं होगा। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है।
केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जीएस ऑस्टिन या ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, कोऑपरेटिव जो है कि फेडरेशन कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन केसी वियर का है। और बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। तंग ढांचे का मतलब बहुत टाइट धागे में नहीं ढाला जा सकता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहनी चाहिए। आइए अब हम संबंधित इससे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है। व्यक्तियों को एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। तो अगर आप देखोगे जनसंख्या भी देखने को मिल गया हमें, और बाह्य नियंत्रण, बिना किसी बाह्य नियंत्रण का मतलब हो गया कि उसके बाद संप्रभुता भी हो गई। लेकिन अभी प्रश्न आ सकता है ऑप्शन में कि हो सकता है आंतरिक नियंत्रण लगेगा क्या, तो हम कहेंगे आंतरिक नियंत्रण भी नहीं हो सकता, और निश्चित भूभाग भी है और सरकार भी है। तो राज्य के लक्षण तो हमें दिख गए, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ें। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। या सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी के लिए प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये देखेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2021 का बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया और ए ऑप्शन इसका सही बताया जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन। आइए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि उसमें राज्य से संबंधित चारों ही विशेषताएं हमें देखने को मिली। राज्य एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करती है जिसमें एक निश्चित भूभाग होना चाहिए जहां पे स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार भी होनी चाहिए और अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। तो चारों लक्षण मिल गए, भूभाग भी मिला, संप्रभुता भी मिली, सरकार भी मिल गई जो है कि, और जो है कि कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या भी मिल जाती है, यानी ये रहा व्यक्तियों के समुदाय, जनसंख्या भी। राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं, एक तो व्यक्ति अर्थात जनसंख्या, सरकार या सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और चौथा संप्रभुता। तो ये होते हैं हमारे राज्य के लक्षण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो हमारा संप्रभुता है। हमने बताया था कि संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जी बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन बनते हैं दोस्तों, जो लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यानी कहने का मतलब कि जो ब्रिटेन के द्वारा शासन किया जा रहा था, जिन पे औपनिवेशिक शासन हो रहा था, वो लोगों को जब आज़ाद किया गया तो उन्हीं को हम राष्ट्रमंडल का सही मतलब सदस्य मानते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की संप्रभुता आंतरिक और वैदेशिक मामलों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें, मतलब 4th, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने सॉल्व ही किया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, लोकतंत्रात्मक है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है या अर्ध लोकतंत्रात्मक है। अब आपसे शासन प्रणाली पूछ रहा है, देखा जाए तो हमारे यहाँ सारी विशेषता, लेकिन अध्यक्षात्मक बिल्कुल नहीं है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें आप देखोगे कि 2 प्रकार के संसद हैं। जैसे सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं शासन प्रणाली की, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, अर्थात जो संसद के सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वही लोग सरकार का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित की जाती है, विधायिका द्वारा अर्थात संसद के द्वारा कंट्रोल की जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि संसद का सरकार पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्तमान बीजेपी सरकार में कांग्रेस को भी तो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, कांग्रेस के लोग भी मंत्री होते। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये एक ऑप्शन बन सकता है। अभी रुक जाइए। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, यह भी ऑप्शन बन सकता है। अब आगे देखते हैं। लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है, 5 साल से पहले भी, जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है निश्चित, उससे पहले भी सरकार को हटाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के द्वारा हटाई भी जा सकती है। आईएएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो है कि प्रधानमंत्री और उसकी परिषद में, मंत्री परिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो हमने बताया था ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, क्योंकि यही तो संसद, यहाँ की जो संसद है वो संसदों की जननी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में अलग है, यानी किस बात से अलग है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, या द्विसदनीय विधायिका है। तो ये तीनों ही विशेषता तो हमारे भारत और ब्रिटेन दोनों में देखी जाती है, लेकिन एक विशेषता ब्रिटेन में नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि भारत में तो जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है भारत में, लेकिन ब्रिटेन में इस तरीके की कोई भी प्रणाली नहीं है, क्योंकि ये जो प्रणाली है हमारे भारतीय संविधान में यूएसए से ग्रहण की गई है। हमने जब भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बताया था ये प्रणाली यूएसए से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 9, हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है हमने, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विधि निर्माण शक्ति परिसीमित इसलिए है कि ये कोई मनमानी विधि नहीं बना सकते, क्योंकि इस पे हम जुडिशियल रिव्यू कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जब अगर लगता है कि जनता या संविधान या मूल अधिकार के खिलाफ बनाई जा रही विधि, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो घोषित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये भी देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2021 से प्रश्न पूछा गया, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार भारत की विशेषता नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है। यह भारत की तो संसदीय व्यवस्था है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा निम्न में से सही नहीं है? तो यहाँ यह देखना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही। संसदीय पद्धति की सरकार है, यह भी सही है। संघीय नीति है, यह भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार अर्थात अध्यक्षात्मक सरकार है, ये बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि यही सही नहीं है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब आप देखोगे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो सही कौन सा होना चाहिए? और आईएएस प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछा गया। भाई संसदीय सरकार का मतलब होता है कि जहाँ पे विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे, अर्थात संसद में जो है कि क्या होनी चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा
के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे IAS प्रीलिम्स 2013, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ये तो एक मजबूरी टाइप की हो गई और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, यही सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। यह भी जो है कि आप देख सकते हैं कि IAS प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मंत्रिपरिषद कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राज्य का अध्यक्ष, यहाँ पे राज्य का मतलब देश आपको लेना है, और राज्य अर्थात राष्ट्र का अध्यक्ष जो है कि राष्ट्रपति होता है, और ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह भी गलत। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ऐसा नहीं, ये तो अध्यक्षात्मक शासन में होता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, यह भी गलत। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो ई ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये BPSC प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिमत करता है, यानी मंत्रिमंडलीय सरकार के बारे में विशेषता की बात करेगा। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, या आपका डी ऑप्शन कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हाश उन्मुख दशा में है। तो ये गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रपति पद्धति में यानी अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। तो हमने पढ़ा था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, यह भी सही है। और यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 1, 2, 3 ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन 1, 2, 3। एकीकृत तो करती ही नहीं मेरे दोस्त, ये तो जो है कि आपको संघ पे, राज्य पे, स्थानीय स्तर पे, तीनों ही स्तर पे शासन व्यवस्था, और ये तीनों मिलकर ही एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चारों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो एक संविधान संगत सरकार बिल्कुल है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सत्तावादी का मतलब होता है जो सरकार एक बार चुन ली जाती है वही आजीवन होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर 5 वर्ष पे जो है कि सरकार को बदल दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? भारतीय संविधान से, राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय संविधान से ही जो है कि केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें अनुसूची 7 के माध्यम से दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? और आईएएस प्रीलिम्स 2021 का यह प्रश्न है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां, यह गलत हो जाएगा। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां, यह भी गलत है। और कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी, वही संवैधानिक सरकार कहलाएगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए 23 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शासन प्रणाली। अब मिलते हैं बाकी एमसीक्यूज को लेकर हम कल की वीडियो में, और मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।